हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयन के बारे में। आयन हमारे पास होता है एटम्स और NaCP हैविंग चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। एटम या कोई ऐसी CP, कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, चार्ज इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, ऐसी चीज़ को आप कहते हैं दैट इज आयन। और उसके बाद है टाइप्स ऑफ आयन। आयन की कितनी अकसाम हो सकती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन्स। एक हमारे पास होता है केट आयन, एक हमारे पास होता है एन आयन्स। अब हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर केट आयन्स, व्हाट आर एन आयन्स, हाउ केट आयन्स आर फॉर्म्ड, हाउ एन आयन्स आर प्रोड्यूस्ड और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केट आयन के बारे में। केट आयन हमारे पास होता है ऐसा आयन, यह है आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ऐसा आयन जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज हो। किसी वजह से अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो आयन बन जाता है। कौन सा आयन बन जाता है? तो वो केटाइन बन जाता है। आमतौर पर जो केटाइन होते हैं उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? वो आमतौर पर प्रोड्यूस होते हैं बाय लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन वन और मोर। कि अगर हमारे पास कोई एक न्यूट्रल एटम हो और उसमें से एक दो तीन इलेक्ट्रॉन या एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन अगर उस एटम में से चले जाए तो उस एटम के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और उस पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम आमतौर पर कहते हैं केटाइन। इसके यहाँ पर कुछ एग्जांपल गिवन है। एक हमारे पास सोडियम का एटम है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 11। इसके पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में होते हैं 8 और तीसरे में होते हैं इसके 1 इलेक्ट्रॉन। हर एटम स्टेबिलिटी चाहता है। सोडियम के बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से चला जाए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से चला जाए तो इसके बाकी 8 इलेक्ट्रॉन पीछे बच जाते हैं बाहर वाले शेल में, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। कब कंप्लीट होता है? जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ये क्या करेगा? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, खारिज कर देगा और जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके ऊपर उतना क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है सोडियम कन्वर्जन ऑफ सोडियम एटम इनटू सोडियम आयन, दैट इज कॉल्ड केटाइन। इसी तरीके से मैग्नीशियम की मिसाल है हमारे पास। मैग्नीशियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 12, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे में हमारे पास होते हैं इसके होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दे तो इसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने खारिज कर देता है और जितने इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा उतना उस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो केटाइन के बारे में अगर हम इसको समराइज करें तो ऐसे आयन हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऐसे आयन को हम कहते हैं केटाइन। और ये कब आता है? कि जब कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज कर दे तो हमारे पास केटाइन बन जाता है। आमतौर पर केटाइन्स बनाने की जो सलाहियत होती है वो मेटल्स की होती है। ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स के बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की सलाहियत रखती हैं, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती हैं। और जो चीज इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो क्या बन जाता है? और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है। जितनी भी मेटल्स हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, यानी कि ये केटाइन बनाती है। अगर हम इसे समराइज करें तो हम इसे समराइज कर सकते हैं। फर्ज करो हमारे पास एक जनरल एटम है, एक कोई सा भी एटम है, ये ऐसे मौजूद है, गैसियस हालत में, आजाद हालत में मौजूद है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, जितने इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम में से जाएंगे उतना उस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसे हम कहते हैं ये केटाइन है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल थी केटाइन की, केटाइन के बनने की। और कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो केटाइन बनाने की सलाहियत रखते हैं? वो आमतौर पर मेटल्स होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ केटाइन है दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक एटम यहां पर मौजूद है, अब ये ऐसे नहीं करेगा कि खुद ब खुद इसमें से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, बल्कि हमें थोड़ा सा इनपुट देना पड़ेगा। वो इनपुट हम देंगे एनर्जी की सूरत में, वो इनपुट हम देंगे हीट की सूरत में। ठीक है, वो हीट क्या करेगी? हीट एटम को एक्साइट करेगी। एक्साइट करने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन जो बाहर जो शेल में मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव होंगे। अब जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव होंगे। सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। इसी तरीके से एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, पोटाशियम में
एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उतना उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि अगर हमने केटाइन बनाना है तो खुद ब खुद केटाइन नहीं बनेगा, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा प्रोसेस कि जिसके होने के लिए, जिसके वकूफ पजीर होने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़े, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, सॉरी नॉट एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बल्कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर हमने केटाइन बनाना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देंगे तो एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ये और वो केटाइन बन जाएगा। ये हमारे पास है ए साइन ऑफ एरो A+1, प्लस के साथ 1 लिखें या ना लिखें इसमें कोई मसला नहीं है, प्लस का मतलब होता है +1 और एक इलेक्ट्रॉन उसमें से चला जाएगा। अदर एग्जांपल्स हमारे पास हैं K+, Al3+, Fe3+, आयरन Fe3+ भी होता है, और जो हमारे पास है ये Fe2+ भी होता है, इसी तरीके से 10SN4+ होता है। ये हमारे पास है केटाइन के बारे में। आगे हमारे पास है एनाइंस के बारे में। एनाइंस क्या होते हैं, ऐसे आइंस हैविंग नेगेटिव चार्ज, जिनके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज हो। अगर पॉजिटिव चार्ज हो केटाइन है, अगर नेगेटिव चार्ज हो ये हमारे पास क्या होगा, एनाइन होगा। जैसे ये बिल्कुल उलट है केटाइन के बनने के, कि जैसे केटाइन के बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी खारिज हो सकता है, 2 भी खारिज हो सकते हैं, 3 भी खारिज हो सकते हैं। यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 2 भी गेन कर सकता है और 3 गेन कर सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमारे पास एक जनरल एटम है बी, कोई जनरल एटम है, जैसे ये हमारे पास ऊपर था ए, यहां पर है बी। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, ये आइसोलेटेड हालत में है, अकेला मौजूद है, न्यूट्रल एटम है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये न्यूट्रल नहीं रहेगा बल्कि चार्ज पार्टिकल बन जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा उतना इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे ये ऊपर वाला केटाइन बनने का प्रोसेस एंडोथर्मिक था, ये हमारे पास था एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब भी हम एक न्यूट्रल आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम में हम इलेक्ट्रॉन शामिल करेंगे, ऐड करेंगे, एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। ये हमारे पास फर्क था केटाइन और एनाइन के दरमियान। एक और चीज आ जाती है कि अगर हम कहते हैं why positive charge are called cations and why negative charge are called anions, तो ये इसको हम थोड़ा सा हवाला देते हैं ये सेल के बारे में, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उसमें उसकी, अगर आप ये 9th क्लास में या 10th में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास कुछ सेल होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक और वोल्टिक सेल, आमतौर पर जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ते हैं उसमें अगर आप देखें जो एनोड होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है कैथोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हमें पता है कि मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो एनाइंस होते हैं उनके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये एनाइंस नेगेटिव चार्ज रखने वाले उस सेल में पॉजिटिव कार्नर की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करते हैं। चूंकि एनाइंस एनोड की तरफ हरकत करते हैं, इस वजह से एनोड की निस्बत से हम इसे कहते हैं एन आइन, कि ये हैं तो आइन लेकिन चूंकि एनोड की तरफ मूव करते हैं इस वजह से हम इन्हें कहते हैं एनाइंस। और उसके बाद कैथोड, जो हमारे पास केटाइन होते हैं उनके ऊपर होते हैं पॉजिटिव चार्ज, वो कहां मूव करने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है, कैथोड। अब ये आइन जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे, इस वजह से हम इसे कैथोड की निस्बत से कहते हैं केट आइन, कि ये है तो आइन लेकिन मूव किस तरफ करेंगे, कैथोड की तरफ। तो एक सवाल आता है कि कैथोड के केटाइन और एनाइन को हम ऐसा नाम क्यों देते हैं, तो ये कैथोड और एनोड टर्मिनल की तरफ मूव करने की वजह से इनकी जो सलाहियत है उस वजह से हम कहते हैं कि एक को हम कहते हैं केटाइन, एक को हम कहते हैं एनाइन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चंद एक एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं कि कुछ हमारे पास एनाइंस होते हैं जो ग्रुप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोक्सिल आइन है, इसके ऊपर नेगेटिव है, सारे के ऊपर नेगेटिव है। ये कार्बोनेट है, सारे के ऊपर नेगेटिव है। ये हमारे पास सल्फेट है, सारे के ऊपर -2, फास्फेट सारे के ऊपर -3। ये पर मैंगनेट है -1, ये डाइक्रोमेट है -2। ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम पर मुश्तमिल एनाइनिक जो है मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि हमारे पास है केटाइनिक। ये आमतौर पर जो केटाइनिक होते हैं जो ग्रुप ऑफ एटम पर मुश्तमिल होते हैं ये आमतौर पर कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, ये लीस्ट मिकदार में पाए जाते हैं। कुछ कार्बोकेटाइंस भी होते हैं जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास OH है, अगर यहाँ पर लिखा हो
OH, तो सारे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसका क्या मतलब होता है, OH में हमारे पास ये दो एटम होते हैं, एक हमारे पास है ऑक्सीजन, एक हमारे पास है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एटम जो वैलेंसी होती है या चार्ज होता है वो होता है -2, और जो हाइड्रोजन होता है उसका हमारे पास होता है +1। ठीक है, तो O -2 +1 ये हमारे पास OH लिखेंगे। बाकी कितना बचेगा, जितना बचेगा वो सारे के ऊपर आ जाएगा, OH -1। इसी तरीके से हमारे पास है कार्बोनेट, इसी तरीके से हमारे पास है सल्फेट। कार्बोनेट के ऊपर आता है -2 का। ऑक्सीजन के 3 एटम है, यहां पर ऑक्सीजन के 3 एटम है, हर ऑक्सीजन पर 2 चार्ज होता है। ठीक है, यहां पर CO3 को अगर हम लिखें, यहां पर ऑक्सीजन के 3 एटम है, हर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। ये कितना आएगा, -6 आ जाएगा। -6 ऑक्सीजन का, और कार्बन का कितना होता है +4। -6 +4 कितना आ जाएगा, -2। इसी तरीके से SO4 की तरफ आ जाए, एक ऑक्सीजन जो हमारे पास होता है उसका होता है -2, 4 ऑक्सीजन का कितना आएगा, -8, और एक सल्फर का होता है +6, कितना जवाब आएगा, -2। इसी तरीके से MnO4, इसी तरीके से हमारे पास है MnO4 -1, और इसी तरीके से हमारे पास है Cr2O7, ये हमारे पास है -2 डाइक्रोमेट। यहां पर जो हमारे पास 4 ऑक्सीजन का मतलब है -8, Mn का जो चार्ज नंबर होता है वो +7 होता है, इस वजह से -1 आ गया। और उसके बाद हमारे पास है डाइक्रोमेट, ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन का कितना आ गया, -14। एक क्रोमियम का होता है 6 +6, 2 का कितना हो गया, +12। क्या जवाब आएगा, -2। वो जितना आएगा वो सारे क्रोमेट के ऊपर क्या आ जाएगा, -2। यहां पर हमारे पास एक और, ये थे नेगेटिव चार्ज रखने वाले। अब हमारे पास है कुछ पॉजिटिव चार्ज रखने वाला है, NH4+। ठीक है, अमोनियम आयन, वो कहते हैं जब NH3 HCl के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे इसमें से, और हाइड्रोजन H+ की सूरत में यहां पर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, NH4+, जबकि Cl क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ये हमारे पास है NH4+, ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आयंस। आगे एक और चीज हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाता है और नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाता है। हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसके मुताबिक, मैं सोडियम की मिसाल ले लेता हूं और एक क्लोरीन की मिसाल ले लेता हूं, होपफुली इसमें आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास जो सोडियम है उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। ये आपको पता होना चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने प्रोटॉन होते, इसका मतलब है 11 इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। इसी तरीके से क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन है, और जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, यानी कि 11 नेगेटिव चार्ज है। अब मैं लिख सकता हूं -11 और +11, ये जब न्यूट्रल एटम है। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं -17 और +17। हमने देखा कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्रोटॉन नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से नेगेटिव की तादाद हो जाएगी कम। कितने हो जाएंगे, -10, और प्रोटॉन वैसे के वैसे रहेंगे, +11। जवाब क्या आ जाएगा, +1। तो जितना बाकी बचेगा उतना हम किसके ऊपर लिख देंगे, सोडियम के ऊपर। तो हम लिखते हैं Na साइन ऑफ एरो Na +1 इलेक्ट्रॉन। जबकि हम क्लोरीन की बात करें तो हम देखा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में शामिल होता है। क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन अपने थे, जब एक इलेक्ट्रॉन जमा होगा 18 बन जाएंगे। -18 +17, कितना जवाब आएगा, -1। तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इस वजह से हम लिखते हैं कि जो हमारे पास है Cl, जब ये एक इलेक्ट्रॉन वसूल करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, Cl -1। दैट वाज ऑल अबाउट द आयन, कि हमारे पास आयन क्या होता है, केटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, इनकी क्या एग्जांपल हो सकती है। दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक आयन।